दोस्तों एक महिला एक लड़के को अपने पास बुलाती है और उस लड़के को कुछ पैसे देते हुए, एक पर्ची भी देते हुए कहती है कि उस दुकान पर जाना और वहां से इस किताब को लेकर आना। दोस्तों वह लड़का भागा भागा जाता है और अब उस बुक सेलर के पास से उस किताब को खरीदता है। दोस्तों उस किताब को लेकर वह अब उस महिला यानी कि उस आंटी के पास जाता है और अब उनको यह किताब देता है। दोस्तों यहाँ पर वह जो आंटी है वह उस लड़के को अपने पास बैठा लेती है और दोस्तों उससे कहती कि थोड़ी देर तुम रुको जरा, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। दोस्तों अब तो वह जो महिला है वह उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और बस उस लड़के के पास आ बैठती है। दरअसल वह यहाँ पर उस किताब को खोल कर देख रही होती है। दरअसल उस किताब में कुछ इस प्रकार के मामले थे जिनको देखकर हर कोई चौंक जाए। दरअसल दोस्तों उस किताब को देखते ही उस महिला के शरीर में एक खास प्रकार की उत्तेजना सी आ जाती है और दोस्तों यही हाल उस 16 साल के लड़की के साथ भी हो रहा था। वह लड़का भी बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना में भर जाता है और अब तो बस वह जो आंटी है यानी कि वह जो महिला है वह उस लड़के को अपने आगोश में यानी कि अपनी बाहों में भर लेती है और दोस्तों देखते देखते उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम हो जाते हैं। दरअसल वो लोग उस किताब में ऐसा क्या देख रहे थे और क्या देखकर उन दोनों के बीच में ऐसी उत्तेजना भर उठी। और दोस्तों उसके बाद अब तो इन दोनों के रोज रोज का ऐसा कांड होना शुरू हो जाता है। दरअसल अब तो यह कहानी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब तो वह महिला कुछ ऐसा काम कर देती है उस 16 साल के लड़के के साथ कि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक आंटी जिसको वह लड़का आंटी कहा करता था वह आंटी उस लड़के के साथ इतना घिनौना कांड कर देगी। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, आपसे विनती है एक भी सेकंड की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों अंत में हम अपने उन सभी व्यूअर्स का नाम लेने वाले हैं जो हमें बहुत ही प्यारी कमेंट करके हमको बड़े ही ढंग से सपोर्ट करने वाले होते हैं, हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों गोरखपुर का वह सरकारी स्कूल जहां पर वह टीचर लगातार उस क्लास में आता है, आज आता है वह क्लास में और यहां पर सभी बच्चों से पूछने लगता है कि आज इस क्लास में ईमानदारी से वो लोग अपने हाथ खड़े कर दो जो नहाकर नहीं आए। दोस्तों उस क्लास में से करीब 8-9 बच्चे जो कि अपना हाथ ऊपर रेज करते हैं, खड़ा करते हैं और वे कहते हैं कि हाँ साहब आज ठंड ज़्यादा थी, हम इसी वजह से नहाकर नहीं आए हैं। दोस्तों अब यहाँ पर वह टीचर उनको सजा तो नहीं देते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो बच्चों, यदि तुम रोज़ाना नहीं नहाओगे तो आपके शरीर से गंदी बदबू आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए रोज़ाना नहाना चाहिए और अब बस तुम कल नहाकर आना। दोस्तों सभी बच्चे इस बात पर एग्री करते हैं और बस बैठ जाते हैं। दोस्तों अगले दिन वह टीचर फिर उस क्लास में आता है। दोस्तों यहाँ पर भी एक गंदी बदबू आ रही होती है। दोस्तों इस गंदी बदबू को महसूस करते हुए आज वह टीचर फिर पूछता है कि भाई कितने बच्चे नहाकर नहीं आए। दोस्तों यहाँ पर मात्र 3 बच्चे ही उठते हैं और दोस्तों वो कहते हैं कि आज वो नहीं नहा पाए थे, यानी कि उनके अलग कारण थे लेकिन इसी वजह से वो लोग नहाकर नहीं आए। दोस्तों यहाँ पर टीचर भी उनको समझा बुझाकर नीचे बिठा देते हैं और दोस्तों अब तो तीसरा दिन आता है और तीसरे दिन अब तो वहाँ पर बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी और दोस्तों एक ऐसी बदबू जैसे कोई शरीर सड़ रहा हो। दोस्तों जिस तरह की वह बदबू आ रही है अब तो वह टीचर से रहा नहीं जा रहा, वह अब पूरी क्लास को खड़ा करते हैं और उनसे कहते हैं कि ईमानदारी से वही लोग बैठे जो नहा कर आए। दोस्तों पूरी क्लास नीचे बैठ जाती है और सभी बच्चे कहते हैं कि सर वो बिल्कुल नहा धोकर आए, उनमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन उनको यह बदबू तो उनको भी आ रही है। दोस्तों अब वह आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी होता है और वह अब खड़ा होता है और अपने स्कूल के चारों तरफ देख रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नज़र नहीं आ रही होती है। दरअसल वह जो बदबू कहाँ से आ रही है दोस्तों, अब तो इस बदबू को चेक करवाने के लिए यानी कि वो कुछ लड़कों को भेजते हैं सरपंच के पास और कहते हैं कि सरपंच के पास जाइए और उनसे कहिए कि यहाँ स्कूल में बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, यहाँ बच्चों का जीना हराम हो चुका है, बच्चे बैठ भी नहीं पा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही जल्दी अब वहाँ पर सरपंच साहब भी आते हैं और दोस्तों सरपंच साहब के साथ 3-4 लड़के लोग और भी आते हैं। दोस्तों यहाँ पर वह जो टीचर है वह और सरपंच साहब से विनती करता, हाथ जोड़कर कहता है कि यहाँ पर बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। दोस्तों वह सरपंच भी उस गंदी बदबू को महसूस करते हैं
और कहते हैं कि हाँ वाकई में यहाँ बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। दोस्तों अब तो चारों तरफ वह जो सर्चिंग है वो चल रही है और ढूंढा जा रहा है कि आखिर यह बदबू कहाँ से आ रही है। दोस्तों अचानक उस बदबू का मालूम चलता है कि ये जो बदबू आ रही है यहाँ के पानी के टैंकर में से आ रही है, यानी कि एक ऐसा टैंक जो कि जमीन के अंदर बना हुआ था। दोस्तों अब तो वहाँ जब उस टैंक का ढक्कन खोला जाता है तो दोस्तों यहाँ पर वह बदबू बहुत ही तेज दुर्गंध के रूप में निकल कर आती है। दोस्तों अब तो उस टैंक में अंदर झांक कर देखा जाता है तो यहाँ पर कुछ तैरता हुआ महसूस होता है। दोस्तों अब तो वह जो लोग हैं वो उस तैरती हुई वस्तु को जैसे ही बाहर खींचते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वजन था और दोस्तों जैसे इसको बाहर निकाला जाता है उसको देखा जाता है तो सभी के हाथ पैर कांप जाते हैं। दरअसल यह उस गांव का ही एक बड़े ही दबंग व्यक्ति का जो लड़का था राहुल था। और दोस्तों राहुल जो पिछले 5-6 दिनों से गायब था वह इस टैंक के अंदर डूबा हुआ मिला, यानी उसका शरीर फूल चुका था। दोस्तों अब तो जैसे तैसे वहां पर पुलिस को बुला लिया जाता है और दोस्तों अब पुलिस वहां आती है, उस टैंक में से उस लड़के की जो लाश है वह निकाली जाती है। दोस्तों इस पूरी कार्रवाई को करने से पहले उस स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है और सभी बच्चों को अपने अपने घर में भेज दिया जाता है। दोस्तों अब तो वह पुलिस उस सब को बाहर निकालती है और अब उस राहुल के पिता से उसके सब की तस्दीक कराई जाती है। दोस्तों यहाँ पर वह राहुल का पिता भी कहता है कि हाँ यही उनका इकलौता बेटा राहुल है। दोस्तों उस राहुल के साथ ये दर्दनाक कांड करने वाला कौन था और क्यों उसकी हत्या हुई और पिछले 5 दिनों से वह गायब था तो उसके बारे में पुलिस के पास रिपोर्ट क्यों नहीं की गई, यानी कि बहुत सारे सवाल थे। लेकिन ये जो समय था यह समय था 1999 का। दोस्तों इस समय में ना तो सीसीटीवी कैमरे थे ना ही स्मार्टफोन थे, यानी कि बस वही कीपैड वाले फोन और वो भी इक्का दुक्का ही थे पूरे गांव के अंदर। दोस्तों अब यहाँ पर तो पूरा मामला अलग ही बना नजर आ रहा था और दोस्तों अब तो पुलिस उस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम में एक खास रिपोर्ट निकल कर आती है कि इस लड़के राहुल की गला दबाकर हत्या की गई है, उसके बाद ही इसको इस टैंक के अंदर फेंका गया है। दोस्तों अब तो ये मामला संदिग्ध बनता हुआ जा रहा था और दोस्तों वहीं वह जो राहुल का पिता है वह पुलिस पर लगातार दबाव बना रहा था कि उसके जो बेटे की जो ये हत्या हुई है इसके मामले में उस दोषी के बारे में खबर हमें पता लगाकर अवश्य दो। दोस्तों पुलिस बड़ी ही परेशान और दुखी थी क्योंकि उस समय ना तो सीसीटीवी थे ना ही मोबाइल वगैरह का ऐसा चक्कर था जिनसे सबूत बड़ी आसानी से मिल जाए। अब तो पुलिस पूछताछ ही कर सकती थी। पुलिस अब गांव में हर व्यक्ति यानी जो भी उनको मिलता है सबसे पूछताछ करते और दोस्तों पुलिस अब पहुंचती है उस राहुल के पिता रंजीत के पास और उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा जो बेटा है उससे किसी की दुश्मनी तो नहीं, यानी बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिनको उनको पूछना भी चाहिए था। दोस्तों यहाँ पर रंजीत बताते हैं कि करीब 2 दिन पहले उनके पास एक फ़ोन आया था और वह फ़ोन ऐसा आया था वो लोग उससे 5 लाख रुपयों की मांग कर रहे थे। दोस्तों वह व्यक्ति कह रहा था यदि उन्होंने 5 लाख रुपये उनको नहीं दिए तो वो लोग उनके लड़के की हत्या कर देंगे। दोस्तों उस फोन में वह व्यक्ति रंजीत से कहता है कि यदि तुमने 5 लाख रुपयों का इंतजाम कर लिया तो ही मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूंगा, नहीं तो तुम्हारा बच्चा जिंदा वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों इस पूरी बात को सुनकर वह रंजीत कहता है कि नहीं, उसको चाहे तुम और पैसे ले लो लेकिन उसको उसका बच्चा ही चाहिए। तो वह व्यक्ति अब उस रंजीत को एक खास सलाह और देता है कि तुम पुलिस के पास फ़ोन मत करना, यदि तुमने पुलिस के पास फ़ोन किया तो तुम्हारा बच्चा जिंदा बचेगा ही नहीं। और दोस्तों अब तो ये पूरी मामले में रंजीत बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और जैसे तैसे रुपयों का इंतजाम कर रहा होता है। दोस्तों सन 1999 में 5 लाख रुपए की कीमत बहुत ही अधिक होती थी और दोस्तों वह रंजीत जैसे तैसे उन 5 लाख रुपयों का इंतजाम भी करता है और इंतजार कर रहा होता है कि उस अपहरणकर्ता का फ़ोन आए और बस उन रुपयों को मंगाए लेकिन उनके बच्चे को वह जिंदा वापस कर दे। दोस्तों अब तो वह इंतजार ही कर रहा था, अचानक उस रंजीत के फ़ोन की घंटी बजती है और अब तो वह अपहरणकर्ता उस रंजीत को एक खास जगह बताता है और वहां पर उन पैसों को रखवाता है। लेकिन यहाँ पर दोबारा वह जो अपहरणकर्ता है वह दोबारा धमकी देता है और कहता है कि पुलिस को कोई भी सूचना मत देना वरना तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं मिलेगा। दरअसल दोस्तों अब तो यहाँ पर वह जो व्यक्ति रंजीत है अपने बेटे की लालच में उन 5 लाख रुपयों को एक एसटीडी बूथ के पास रखाता है। दोस्तों अब तो यहाँ रंजीत इंतजार कर रहा होता है कि उसका बेटा अब तो उसके पास वापस आ ही जाएगा, लेकिन दोस्तों ना तो वो पैसे वहाँ पर होते हैं ना ही उसका बच्चा वापस लौट कर आता है। दोस्तों अब तो उसको खबर ही मिलती है कि उसका बेटा जो कि उस स्कूल के जो
टैंक है पानी का, उसमें से बरामद हुआ है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस कहती है रंजीत से कि रंजीत, तुमने जो ये बात बताई है हम तुम्हारी बात पर यकीन कर सकते हैं, और वाकई में तुम्हारा इकलौता बेटा था, तुम अपने बेटे की लालच में इस सारे मामले को कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना फ़ोन भी दीजिए और हमें वह एसटीडी बूथ नंबर बताइए जहाँ पर आप गए थे। दोस्तों अब तो पुलिस उस आदमी यानी कि रंजीत के फ़ोन को लेती है, वहाँ से सीडीआर रिपोर्ट निकालती है और उस पीसीओ वगैरह पे भी जाया जाता है, लेकिन दोस्तों कहीं पर कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों पुलिस के पास ऐसा कोई भी क्लू नहीं था जिसकी वजह से वो लोग उन आदमियों को पहचान लें या किसी भी तरह की पहचान कर सकें, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा था। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम के समय उस लड़के राहुल की जेब से एक खास पर्ची मिली थी। दोस्तों अब तो इस पर्ची को बचा कर रखा जाता है उस लेबोरेटरी में, और दोस्तों अब तो उसकी जब जांच की जाती है तो वहाँ पर एक खास प्रकार की लिखाई सामने आती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो लोग बात कर रहे होते हैं यानी कि वह सीडीआर रिपोर्ट में वह जो व्यक्ति बात कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग की जांच की जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर वह जो आवाज़ है थोड़ी मिलती जुलती नज़र आती है। दोस्तों जब इस रंजीत को यह आवाज़ सुनाई जाती है अलग तरीके से, तो रंजीत कहता है कि यह आवाज़ तो उसके किराएदार की है। दोस्तों अब तो पुलिस उस किराएदार के पास जाते हैं और दोस्तों उस किराएदार से और किराएदार की पत्नी को अपने पास पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने में बुलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब यहाँ पुलिस उनसे पूछ रही होती है तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, उनके मालिक का बेटा है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, यानी कि वो तो सेफ से बच रहे थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस और भी तरीका अपनाती है और दोस्तों यहाँ उन दोनों से कुछ लिखवाती है, कुछ ऐसा लिखवाती है जैसे कि उस किताब उस पर्ची में लिखा हुआ था। दोस्तों यहाँ पर पुलिस देखती है कि यहाँ पर जो पर्ची में लिखा हुआ था वह जो शब्द थे वो शब्द उस लिखाई में मैच हो जाते हैं। दोस्तों ये मैच होते हैं उस किराएदार की पत्नी के साथ। दोस्तों यह जो किराएदार की पत्नी जिसका नाम पुष्पा था, पुष्पा से अब पुलिस अलग ही ढंग से पूछताछ करती है। दोस्तों आप समझ तो गए होंगे पुलिस का अलग ढंग कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जब उस मार को खाती है और अब उस पूछताछ में बताने लगती है तो वह कहती है कि हाँ वह राहुल से प्यार करती थी और राहुल से अक्सर इस प्रकार की किताबें मंगाया करती थी। दोस्तों अब तो उन किताबों को मंगाने की जब बात खुलकर आती है तो उस बुक सेलर के पास भी जाया जाता है और वहाँ से उन किताबों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। दोस्तों अब तो उस किराएदार के कमरे का भी, जो कि राजकुमार है, दोस्तों अब तो किराएदार राजकुमार के कमरे का भी बड़ी अच्छे ढंग से तलाशी ली जाती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी गंदी किताबें मिलती हैं जिनको देखकर अक्सर वह जो पुष्पा और राहुल एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध कायम करते थे। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से उस पुष्पा और राजकुमार को गिरफ्तार किया गया, यहाँ पर वह जो राजकुमार और पुष्पा है उन दोनों ने सारा राज खोलते हुए बता दिया कि किस प्रकार से उन्होंने उस लड़के का अपहरण किया और कैसे कैसे उन्होंने उसकी हत्या करी है। दोस्तों इस पूरे मामले को सुनकर वह जो व्यक्ति रंजीत है जिसका बेटा वह राहुल था वह तो मारा गया, लेकिन रंजीत बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है। वह रंजीत पुलिस के सामने ही उन लोगों को धमकी देने लगता है कि देख लेगा वह तुमको, तुम या तो जेल में रहोगे नहीं तो तुम इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं है। लेकिन दोस्तों पुलिस यहाँ ढंग से कार्रवाई करती है और उन दोनों को गिरफ्तार करते हुए अब जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर वह अकेला रंजीत ही रह गया था, बस अपने हाथ मलते हुए। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हमेशा किसी भी बुरे कार्य को करने से बचें, और दोस्तों यदि ऐसा कुछ करना भी पड़ रहा हो तो उसको करने से पहले 10,000 बार जरूर सोच लें। दोस्तों अपने आगे पीछे का जरूर सोचें और विचार करें कि आखिर ये जो मामले हैं ये कभी भी आपके जीवन में आने ही ना पाएं। दोस्तों अब मैं नाम लेने वाला हूं उन व्यूअर्स का जो कि हमें कमेंट किया करते हैं। दोस्तों ये हैं संदीप कुमार जो कि रहने वाले हैं मेवात के, और दोस्तों ये लोग हमें बहुत ही अच्छी कमेंट लिख कर देते हैं। दोस्तों एक आदमी है रिजवान जो कि मेवात क्षेत्र के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं और हमको हर वीडियो में अच्छी कमेंट लिखकर भेजते हैं। दोस्तों हमारे बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं प्रवीण कुमार जो कि पलवल जिले के रहने वाले हैं, और दोस्तों ये हमें बहुत ही अच्छा प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ एक सलमान नाम का एक व्यक्ति है जो कि रहने वाला बीकानेर राजस्थान का है। वह हमको बताता है कि आपकी कहानी बताने का जो तरीका है वह भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों हमारे पास एक विजय कुमार के जो व्यूअर्स हैं वो भी हैं, वो हमको एक बहुत ही अच्छी कमेंट लिखकर भेजते हैं और हमारा हालचाल पूछ लिया करते हैं। दोस्तों हम उनको बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और दोस्तों उनको बताते हैं कि हम लोग बहुत बढ़िया हैं, आप लोग भी खुश रहिएगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।